कभी सोचा है कि भारतीय संविधान में एक ऐसा हिस्सा भी है जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक पूरा नक्शा तैयार करता है। आज हम संविधान के उसी हिस्से यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में आकार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की अंतरात्मा। मशहूर संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनवेल ऑस्टिन के ये शब्द मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के गहरे महत्व को बताते हैं। मतलब ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र का नैतिक कंपास है जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। आइए समझते हैं कि ये अंतरात्मा आखिर काम कैसे करती है। तो संविधान की ये जो अंतरात्मा है वो असल में दो बहुत शक्तिशाली ताकतों से बनी है। एक तरफ है एक ढाल जो देश के हर नागरिक की हिफाजत करती है, और दूसरी तरफ है एक रोड मैप जो पूरे देश को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाता है। चलिए इन दो दर्शनों को करीब से देखते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं उस ढाल की। ये हैं हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हर नागरिक के लिए एक तरह की अजेय ढाल है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है बल्कि ये कानूनी गारंटी हैं जिन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है। ये हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी या बराबरी का हक। इन्हीं पर हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की नींव टिकी है। अब ढाल की बात तो हो गई, आते हैं रोड मैप पर। ये हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें हम DSP भी कहते हैं। ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा सपना है, एक लक्ष्य है, एक ऐसा भारत बनाने का लक्ष्य जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सबके लिए। भले ही इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, पर यह हर सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है। अब देखिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत नैतिक दिशा निर्देश हैं। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को रोकते हैं, एक तरह से नेगेटिव हैं, जबकि DPSP राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी पॉजिटिव हैं। एक का फोकस व्यक्ति पर है तो दूसरे का पूरे समाज पर, और यहीं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई के बीच का एक दिलचस्प तनाव पैदा होता है। और ये जो फर्क था ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसी की वजह से भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों संसद और न्यायपालिका के बीच दशकों तक एक जबरदस्त टकराव चला। ये अधिकारों और आकांक्षाओं के बीच एक तरह की रस्साकशी थी। शुरुआत में मतलब 1951 से 1967 तक सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ था कि मौलिक अधिकार हमेशा ऊपर रहेंगे। लेकिन फिर संसद ने पलटवार किया। 1971 में 25वां संशोधन लाया गया ताकि सामाजिक कल्याण के कानूनों को बचाया जा सके। ये टकराव 1976 में 42वें संशोधन के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जब लगभग सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर हावी करने की कोशिश की गई। इससे एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को तोड़ने के लिए न्यायपालिका एक ऐसा क्रांतिकारी विचार लेकर आई जिसने भारत के कानूनी सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत, यानी द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इस सिद्धांत की नींव रखी गई एक बहुत ही ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि संविधान को बदलने की संसद की शक्ति की आखिर सीमा क्या है। और यहीं से जन्म हुआ मूल संरचना के सिद्धांत का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इसकी बुनियादी विशेषताओं, इसकी कोर आइडेंटिटी को ना तो बदल सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। ये संविधान की आत्मा के लिए एक तरह का आखिरी सुरक्षा कवच था। तो सवाल उठता है कि ये बुनियादी विशेषताएं आखिर हैं क्या? इसमें संविधान की सर्वोच्चता, जुडिशियल रिव्यू, संघवाद जैसी कई चीजें शामिल हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो अदालत ने कही वो ये थी कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच का संतुलन भी संविधान की एक बुनियादी, न बदली जा सकने वाली विशेषता है। इस नए सिद्धांत पर जो आखिरी मुहर लगी वो थी मिनर्वा मिल्स मामले में। इस केस ने 42वें संशोधन के उन हिस्सों को रद्द कर दिया जिन्होंने इस संतुलन को बिगाड़ दिया था, और इस तरह मूल संरचना के सिद्धांत को और भी मजबूत कर दिया। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आज भी गूंजता है।
कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर खड़ा है। मतलब साफ था, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। और गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब दोनों साथ में तालमेल से चले। ठीक है, तो ये सब तो इतिहास हो गया, पर आज के समय में इस बैलेंस का क्या मतलब है? ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, यही संतुलन भारत के एक वेलफेयर स्टेट यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य बनने के सपने का आधार है। ये एक ऐसे राज्य का आदर्श है जो राष्ट्रीय विकास और सामाजिक न्याय के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है, और वो भी हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हुए। आखिर में ये संवैधानिक चुनौती सिर्फ भारत की नहीं है, ये हर लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी सवाल है कि कैसे पूरे समाज के लिए न्याय हासिल किया जाए बिना किसी एक इंसान की आजादी को छीने। तो आज जब भारत इतनी तेजी से बदल रहा है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक प्रगति के बीच ये जो नाजुक सा संतुलन है, इसे किस तरफ झुकना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा, और इस पर हम सभी को सोचना चाहिए।